वैसे भी लोग हैं, शुरू करते हैं 5,000, 10,000, 20,000 स्क्वायर फीट से। एक है मेरा क्लाइंट, स्टार्टेड विद जस्ट 10,000 स्क्वायर फीट वेयरहाउस। आज की डेट में उसके पास 1.5 लाख स्क्वायर फुट की स्पेस है विद इन स्पैन ऑफ 2 ईयर। क्यों हो पाया ये? इसलिए क्योंकि देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट। अभी आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर सकते हो, ग्रोथ परसेंटेज क्या है। सबसे पहला जो बिजनेस मॉडल मैं बताना चाहूंगा उसको बोलते हैं 3PL सर्विसेज। 3PL पार्टनर मतलब क्या? एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी जो अपनी पूरी टीम लेके वहां पे आएगी। इट्स अ बिग बिग बिजनेस। उसके बाद आता है आपके पास वेयरहाउस है तो आप उसको लीज पे दे सकते हो। ये जितने भी लीज होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। कम से कम 3 साल का तो लीज होता है मिनिमम। 3 साल के नीचे कोई करता नहीं। या फिर आपका खुद का वेयरहाउस है तो आप बोलोगे मुझे किसी को लीज पे नहीं देना है, मैं अमेजोन का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर शुरू कर देता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खुद का शुरू कर देता हूँ। देखो कितना सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस बिजनेस में दिखाई दे रहा है। जैसे वेयरहाउस बिजनेस में जो स्टार्टअप्स है उनका ग्रोथ कैसे हुआ है, एंड आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल जहां पे मैंने खुद उनके साथ काम, और मैं प्राउडली कहता हूँ। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ, शुरू करते हैं। पहले तो ये, जैसे मैंने पहला सवाल आपको पूछा था कि आप ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ जाना चाहोगे या स्टेगनेंट इंडस्ट्री, या पता नहीं जिसका फ्यूचर क्या है उसके साथ, तो सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया और उम्दा जवाब दिया कि हम ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ जाना चाहेंगे। अब ये वेयरहाउस से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो ग्रोइंग है कि नहीं, तो उसका आंसर है यस। कैसे? अगर आप नंबर देखोगे कि इस इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज इटसेल्फ है, अगर हम 2023 2 साल पहले की बात करते हैं तो 41.5 लाख करोड़ का ये मार्केट साइज है। और इसका जो ग्रोथ परसेंटेज है, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट CAGR ऑफ 7% फ्रॉम 24 टू 29। दिस इज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड। और इस रफ्तार से अगर वो बढ़ेगा तो 41.5 से इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच समवेयर अराउंड 66.4 लाख करोड़। ओके, अब ये नंबर्स क्या बताते हैं? ये नंबर्स यही बताते हैं कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इजंट इट? और ये किसके लिए फायदेमंद होगी? ऑब्वियसली जो भी कोई इस इंडस्ट्री में जुड़ेगा उसके लिए फायदेमंद होगी। यस और नो, इजंट इट? जो भी ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है उसमें अगर आप कूदोगे तो सबके लिए फायदेमंद होगी। अभी इसको ड्राइव करने वाला फोर्स क्या है वो जानना भी बहुत जरूरी है। ये किस वजह से इतना ग्रो हो रहा है? तो आप सभी जानते हैं, सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि ई कॉमर्स एक ऐसा सेक्टर है जिन्होंने पिछले 10 साल में ऐसा कुछ तहलका मचा दिया इंडस्ट्री में कि उसकी वजह से वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, ये पूरा जो वर्टिकल है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जितने लोग पहले वेयरहाउस और ई कॉमर्स, सॉरी, वेयरहाउसिंग में काम करते थे, उससे कई गुना ज्यादा लोग अभी जरूरत है लोगों की, है ना? और हम सब उसका भागीदार है, हम कंज्यूमर है उसके, इजंट इट? अगर हम अमेजोन से कोई चीज खरीदते हैं तो एक्चुअली वी आर ग्रोइंग द वेयरहाउस बिजनेस। यस और नो? और हम सबको पता है हम कितने लोग अमेजोन से खरीदते हैं, कितने लोग जेप्टो से खरीदते हैं, कितने लोग फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं। ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट पर्सन, घर में 4 लोग हैं तो उसमें से 3 लोगों का अकाउंट होता ही होता है, अगर माइनर नहीं है कोई तो। जितने भी एडल्ट लोग हैं, मतलब 18 के ऊपर, उनका सबका एक अमेजोन का अकाउंट होता ही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि किसी पिताजी का होगा प्राइम अकाउंट, तो उसमें से खरीदी करेंगे, बट एवरीबॉडी डज दैट। यस और नो? अब ये एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। ये जो ई कॉमर्स है वो एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स पे ये बढ़ रहा है क्या? तो आंसर इज नो, isn't it? There are many other industries, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, FMCG हो गया, isn't it? ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज उतने ही अपने अपने पेस से वो ग्रो करे, और वो सारी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन भी वेयरहाउस इंडस्ट्री में हो रहा है। अब बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट, एक चीज सब लोग समझ लेना है। वेयरहाउसिंग एक ऐसा बिजनेस है जो ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मान के चलो आज की डेट में ई कॉमर्स चल रहा है और ई कॉमर्स डाउन हो गया और ऑटोमोबाइल बढ़ गया, बट वेयरहाउसिंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो भी इंडस्ट्री बढ़ेगी उसके साथ जुड़ा हुआ वेयरहाउसिंग तो बढ़ने ही वाला है। ई कॉमर्स ने सिर्फ क्या दिया कि ई कॉमर्स ने एक तेज रफ्तार बना के दिया हमको, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, तो ये दिमाग में रखना, मतलब हमारा जो बिजनेस, इट्स अ कॉमन बिजनेस फॉर ऑल द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिस कंट्री, ओके, और ग्लोबली आई कुड से। तो अभी इसमें एक्सपांशन जो हुआ है, अगर हम नंबर्स देखेंगे तो बहुत एनकरेजिंग नंबर्स, इजंट इट? जैसे कि अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करते हैं, वेयरहाउस मतलब स्टोरेज स्पेस, सिंपल इक्वेशन है ना। अगर वेयरहाउस की बात करेंगे तो बिना स्पेस के वेयरहाउस को हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो अगर हम उसकी ग्रोथ देखते तो वो है 30%, इजंट इट? अगर हम यूएस का देखते हैं ग्रोथ, तो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 20% फ्रॉम 2018 टू 2023, मतलब 5 साल में 20%।
चाइना के वेयरहाउस ग्रोथ में 35% इंक्रीज है। और ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना 20, 30, 35, दिखने में तो 20, 35 दिखते हैं, बट इसका अगर आप रेवेन्यू में कन्वर्ट करोगे तो इट्स लाइक अ ह्यूज 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 नंबर। जो लोग बिजनेस में है, जो लोग बिजनेस में है, उनको पता है कि 1% अगर ग्रो करना है तो क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। जो लोग बिजनेस में समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, इजंट इट। और यहाँ हम कौन से नंबर्स देख रहे हैं, हम 20%, 30%, 35% ग्रोथ की नंबर्स देख रहे हैं। तो डेफिनेटली these numbers are encouraging and they tell us that yes, this is something a expandable business for us, okay। अभी एक्चुअल वेयरहाउस बिजनेस क्या है, हर एक का वेयरहाउस को देखने का नजरिया अलग अलग है। वेयरहाउस का देखने का इन द सेंस उस बिजनेस को देखने का नजरिया अलग अलग है ना। कहानी पूरी नहीं बताऊंगा, बट सबको पता है कि एक अंधे अंधे लोगों को हाथी का डेफिनेशन बताने के लिए बोला जाता है। तो जो अंधे लोग होते हैं, जिस हाथी के जिस पोर्शन को टच करते हैं उसको हाथी बताते। कोई कोई पूछ को टच करता है तो बोलते हैं वो क्या, रोप है, हाथी मतलब वो रोप है। सिमिलरली ये वेयरहाउस बिजनेस के बहुत सारे वर्टिकल्स है, आप कौन से एंगल से उसको देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आप उसको क्या नाम दोगे। बट चूंकि आप इस वेबिनार में आए हो, आपको सारे के सारे एंगल्स पता होने चाहिए, isn't it? तो सबसे पहले तो टाइप्स क्या होते हैं वेयरहाउसिंग के, उसमें बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, रोल क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयरहाउस हम करेंगे। तो सबसे पहले होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आज की डेट में अगर किसी कंपनी का सक्सेस डिपेंड करता है तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, अगर आपने नाम सुना होगा मारुति कंपनी का। तो मारुति कंपनी आज की डेट में अभी भी है नंबर 1 पे। वो केवल और केवल उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बेसिस पे सफल हुई। किसी को भी पूछो कि मारुति के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, कहाँ कहीं पे भी जाओ दुनिया, देश के किसी भी कोने में जाओ, उनके स्पेयर पार्ट्स मिलते ही मिलते हैं, गाड़ी मिलती ही मिलती है। हर हर शहर में, हर गांव में आपको मारुति गाड़ी दिखाई देगी। बाकी लोगों के बाकी लोगों की गाड़ियां क्या अच्छी नहीं है, सारी गाड़ियां अच्छी है, फर्क क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, isn't it? जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, अमेजॉन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज ऑर्डर करो 2 दिन में मिल जाता है, आपको पसंद नहीं है वापस लेके जाओ। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसका स्ट्रॉन्ग है, दे आर लीडिंग द मार्केट एंड दीज आर द लाइव एग्जांपल्स। मैं कोई मन की बात नहीं बता रहा हूँ, isn't it? ई कॉमर्स फुलफिलमेंट अगेन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, क्योंकि यहाँ पे B2C डिस्ट्रीब्यूशन होता है। B2C मतलब वेयरहाउस से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास चला जाता है मटेरियल, isn't it? फिर एक स्पेशलाइज स्टोरेज होता है जिसको हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। कोल्ड स्टोरेज का सिंपल डेफिनेशन ये है कि जहां पे भी टेम्परेचर कंट्रोल, कुछ चीजें होती है जिनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर स्टोर करना पड़ता है, वो कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है। तो इट कुड बी लाइक फार्मास्यूटिकल आइटम्स, इट कुड बी लाइक फूड आइटम्स, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज आ जाते हैं। बट द फ्रॉम वेयरहाउस परस्पेक्टिव अगर हम वेयरहाउस की बात करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज कहला जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत बड़ा मार्केट है कस्टम बॉन्डेड एरिया, ओके। तो आप सभी को पता है, जो लोग बिजनेस में उनको पता है कि आज की डेट में इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर के तरह के सामने आ रहा है, isn't it? पहले तो हम बहुत सारा इंपोर्ट करते थे, अभी इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। आप चाहे इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, आपको एक बॉन्डेड एरिया की जरूरत होती है, isn't it? ज्यादातर इसकी जरूरत इंपोर्ट्स में पड़ती है, बट अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो अगेन इट काउंट्स टू द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस रिक्वायर्ड। तो हर हर सिटी में जहाँ पे हर जहाँ 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 पे भी पोर्ट्स है, अगर आप वहाँ देखोगे तो बड़े पैमाने पे एक्सपेंशन हो रहा है। प्राइवेट भी उतना एक्सपेंशन हो रहा है, गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज भी उतना एक्सपांड है। अगर नहीं करेंगे तो ये वॉल्यूम जो है, ये जो ग्रोथ है, हम संभल नहीं पाएंगे, ओके। तो ये दीज आर फ्यू कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज, जिसको हम पूरा डिटेल में जब जाएंगे, जैसे कोर्स में जब हम डिटेल में जाते हैं तो हर एक कैटेगरी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बट अभी के लिए ये 4 मेजर ग्रुप्स है जिसको हम वेयरहाउसिंग बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। अभी आपको मैंने 2 चीजें बताई। शुरुआत की थी मैंने एक स्टेटमेंट से कि आपको ग्रोइंग इंडस्ट्री में जाना है, तो यस दिस इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब ये दिखती कहाँ पर है, मतलब अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत कम लोगों को वेयरहाउस एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो इसमें कुछ चीजें जो हिडन होती है, isn't it? तो हिडन इन द सेंस कि उससे रिलेटेड क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन समझने के बाद आप खुद डिसीजन ले सकते हो, isn't it? और डिसीजन कौन से बेसिस पे लेना है, मैंने शुरू में ही बताया था। लोग कहते हैं इसलिए डिसीजन नहीं लेना है। आपको दिखता है कि ये वेयरहाउसिंग एज अ बिजनेस ग्रो हो रहा है, उसमें ये वर्टिकल भी ग्रो हो रहा है, उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज, वो सब देखने के बाद आपको डिसीजन लेना है। तो सबसे पहला जो बिजनेस मॉडल मैं बताना चाहूंगा उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। कॉमनली इसको बोला जाता है 3PL सर्विसेज। अभी 3PL मतलब क्या, आपको किसी वेयरहाउस, मतलब जरूरी नहीं कि आपका खुद का वेयरहाउस हो,
बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनका स्टोर्स होता है या वेयर हाउस होता है जहाँ पे उनका मटेरियल रखा जाता है। एंड आजकल ट्रेंड ये है, आजकल इन द सेंस पिछले 20 साल से ट्रेंड ये है कि कंपनी क्या करती है कि उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम रखने के लिए दे आउटसोर्स द एंटायर ऑपरेशन। पहले क्या होता था, वो कॉन्ट्रैक्ट के बंदे लेते थे कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट से लड़के ले लो, उनसे वो काम करवा के लो, बट वेयर हाउस का काम बहुत क्रिटिकल होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बंदे डेली चेंज होंगे, उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा, तो उसके लिए नाउअडेज कंपनीज दे प्रेफर 3PL पार्टनर। 3PL पार्टनर मतलब क्या, एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी जो अपनी पूरी टीम लेके वहां पे आएगी। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो ये बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा मटेरियल वेयरहाउस में आने से डिस्पैच करने तक का पूरा काम वही देखते हैं, तो उनको कोई एक्सक्यूज ही नहीं कि गलती कहाँ पे होगी। पहले क्या होता था, लेबर है, लेबर ने गलती की तो जिम्मेदार कौन है, जिसकी कंपनी वही जिम्मेदार है। आज के डेट में वैसा नहीं है, तो 3PL का वो कॉन्सेप्ट आ गया। तो इट्स अ बिग 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 बिजनेस, इजंट इट। अगर मैं नाम लूँ तो टीवीएस लॉजिस्टिक्स जैसी बहुत बड़ी कंपनी है, अगर आप गूगल करोगे तो ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो इंडिया में भी आके सेटल हो चुकी है, इजंट इट। तो ये मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज को हम कह सकते हैं, इजंट इट। उसके बाद आता है आपका पास फिजिकल वेयरहाउस है। ये तो हो गया बिना वेयरहाउस, आपके पास वेयरहाउस नहीं, बट यू वांट टू स्टार्ट अ सर्विस विद इन दैट वेयरहाउस। बट आपके पास वेयरहाउस भी है और सर्विस भी दे सकते हो, दोनों भी कर सकते हो। या फिर आपके पास वेयरहाउस है और आपको ये 3PL सर्विस देने में इंटरेस्ट नहीं, कौन इतने लोग रिक्रूट करेगा, मेरा वो कॉम्पिटेंस नहीं है, तो वो आपके लिए अलग बिजनेस है। आपके लिए क्या अलग बिजनेस है, आपके पास वेयरहाउस है तो आप उसको लीज पे दे सकते हो। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है वेयरहाउस लीजिंग के बारे में, ये जितने भी लीज होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। मतलब आज अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम 3 साल का तो लीज होता है मिनिमम। मिनिमम 3 साल के नीचे कोई करता नहीं, isn't it? और उसके लॉकिंग पीरियड और वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतने बढ़िया होते हैं कि जो भी कोई लीजिंग का बिजनेस करता है वो अच्छा खासा इनकम कमा लेता है, isn't it? या फिर आप आपका खुद का वेयर हाउस है तो आप बोलोगे मुझे किसी को लीज पे नहीं देना है, मैं अमेजोन का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर शुरू कर देता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खुद का शुरू कर देता हूँ, isn't it? या फिर आपके आपके वेयर हाउस को किसी और को दे दो और उनको बोलो कि आपका ऑपरेशंस भी मैं संभालता हूँ। मतलब एक तो लीज भी हो गया, लीज प्लस 3PL। तो देखो कितना सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस बिजनेस में दिखाई दे रहा है। और ये ऐसा एक बिजनेस है जहां पे इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग का मशीन ले लिया, वीएमसी का मशीन ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपका क्या होगा, बिजनेस बिजनेस के जो वेरिएबल है वो बहुत कम हो जाएंगे। आपको क्या करना है, उस मशीन पे जो भी बना सकते हो उतना ही बना सकते हो, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। पर अगर आपको पता चल रहा है मैं जो बात कर रहा हूँ, पिछले 5-10 मिनट में मैंने बताया कि वेयर हाउसिंग के अंदर कितने सारे बिजनेस छुपे हुए हैं और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक ही इसमें स्पेशलाइज हो सकते हैं। जैसे मेरा जो 3PL का क्लाइंट है वो क्या करते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड ओनली इन 3PL और वो एक्सपर्ट है उसमें, फिर वो उसी में वो सर्विसेज अच्छा देते हैं। मैं उनको कंसल्ट भी करता हूँ और नई टेक्नोलॉजी क्या यूज कर सकते हैं। वैसी अगर आपको लीजिंग में इंटरेस्ट है तो आपके पास आज की डेट में मान के चलो 50,000 स्क्वायर फीट का एक वेयर है, वो अपने लीज पे दे दिया, वहां से इनकम आना शुरू कर दिया, तब तक आपने दूसरा जगह ले लिया, दूसरा वेयर हाउस लीज पे कर दो। वैसे भी लोग हैं शुरू करते हैं 5,000 10,000 20,000 स्क्वायर फीट से। एक है मेरा क्लाइंट, नहीं है बट इज अ रोल मॉडल फॉर मी, स्टार्टेड विद जस्ट 10,000 स्क्वायर फीट वेयर हाउस। आज की डेट में उसके पास 1.5 लाख स्क्वायर फुट की स्पेस है विद इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। क्यों हो पाया ये, उसके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट। देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट एंड इज उन्होंने इन्वेस्ट किया, अर्न किया, री इन्वेस्ट किया, अर्न किया, वापस री इन्वेस्ट किया, ऐसे करते 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 10,000 से लेके 1.5 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस स्पेस उनके पास है इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। अभी आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर सकते हो ग्रोथ परसेंटेज क्या है ना। 10,000 से 120 1.5 लाख मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स, 150% ग्रोथ है इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। ह्यूज इजंट इट, बहुत बड़ा ग्रोथ है। तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब है, पर्पज ये है कि आपको लाइव बता दूं कि ये कैसे हो रहा है मार्केट में, इजंट इट। क्योंकि जब तक आप देखते नहीं हो यू वोंट बिलीव, इजंट इट। बात सिर्फ सिर्फ ऐसा कोई प्रोजेक्शन देगा कि ये बढ़ने वाला है हमारे सामने, कोई तो एक होता है जो रिस्क लेता है ना। जो ये बढ़ते हैं लोग, कोई तो एक ऐसा होता है जो रिस्क लेता है, जो रिस्क लेता है शुरू में, जो रिस्क लेता है उसको बेनिफिट्स अच्छे मिलते हैं। बट यस, उनसे सीख के हम कर सकते हैं तो हमारा रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। बट नाउ यू हैव टू बोर्ड द ग्रोइंग पाथ, इजंट इट। अभी सवाल ये आता है कि इसको करना है तो शुरू कैसे करें, है ना, ये तो आएगा।
तो इसके कुछ स्टेप्स है, प्रोसेसेस है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और ध्यान से सुनना, अगले 5 मिनट को अगर आपका कोई डिस्ट्रैक्शन है तो थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो, चैट बॉक्स में लिखो 100%, ताकि मुझे समझ में आए कि आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ है। जस्ट टाइप 100 इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि आप पूरा ध्यान से, ये वाला पार्ट मिस मत करना बिल्कुल भी। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम थोड़ा बाजू को रख दे। थैंक यू सो मच। 100 ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपके फेलियर के चांसेस जीरो हो जाते हैं, आपके फेलियर के चांसेस जीरो हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च, मैंने कहा, किसी ने कहा वो करके कोई भी बिजनेस शुरू नहीं करना है। यू हैव टू डू योर मार्केट रिसर्च। अब ये करेंगे कैसे? एक्सपर्ट की सलाह लो, इजंट इट? आप में से, या अगर हम एवरेज देखते हैं 1000 लोगों का, 1000 लोगों में से सभी लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करने वाले 1000 लोगों का एवरेज लिया मैंने, तो सारे के सारे लोग 2 व्हीलर चला सकते हैं। 1000 में से करीबन 800 लोग 4 व्हीलर चला सकते हैं, इजंट इट? और 1000 में से कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं चला सकता, यस और नो? क्योंकि उनका वो काम ही नहीं है। बट अगर उनको बताया गया कि आपको हेलीकॉप्टर चलाना है आपके जॉब के लिए, तो सीख के करेंगे, राइट और रॉन्ग? मतलब अगर उनको ट्रेनिंग दिया गया तो कर सकते हैं। वैसे ही मार्केट रिसर्च करते वक्त आपको किसी का हाथ थामना पड़ेगा। तो मार्केट रिसर्च इज एक्चुअली टेक्निकल जॉब, जो आपने खुद ने नहीं करना है। उसके बाद वेयरहाउस से रिलेटेड, कौन से लोकेशन पे वेयरहाउस होना चाहिए? लाइव एग्जांपल है, मेरे साथ ये हमेशा ऐसे होता है। 2 दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की बात है। आई हैड वन, आई मीन एक ऐसे एक्वेंटेंस है जिनसे मेरा वेयर हाउसिंग बिजनेस के बारे में बात चल रहा था, और उनके पास करीबन 6 एकड़ जगह है, 6 एकर्स ऑफ लैंड। और वो मुझे बोले कि सर, मेरे पास 6 एकड़ जमीन है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा सा वेयर हाउस बना दूँ। बोला चलो अच्छी बात है। तो मैंने पूछा वो है कहाँ पे? ओके, तो उन्होंने कहीं पे चंद्रपुर, वो जो नागपुर के साइड का जो विदर्भ का लोकेशन, वहां पे उन्होंने कुछ तो एक लोकेशन बताया। आई सेड दिस इज नॉट द राइट लोकेशन, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है जो आपका वेयरहाउस यूज करेगी। मेरी आपकी जगह पड़ी है वो सब सही है, बट यहाँ वेयरहाउस बना बना के करोगे क्या? हाँ, यही अगर आपका नागपुर में होता तो मैं बिना कुछ आपको पूछे तुरंत हाँ बोल देता, isn't it? तो मार्केट रिसर्च, सही लोकेशन का सिलेक्शन। मेरे पास यहाँ पे जगह इसलिए वेयरहाउस बनाना गलत है, सही है कि नहीं? अगर मेरे पास यहाँ पे जगह इसलिए मैं बनाऊंगा तो वो गलत बात हो गई। उससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट इज, उससे रिलेटेड जो भी लाइसेंस लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोई भी बिजनेस करो, मेरा एक सजेशन है, यू गो विद अ प्रॉपर चैनल, है ना? मतलब ऑथोराइज जगह पे, मतलब उसका जो प्लान सैंक्शन होना चाहिए, वो सब करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या है, लाइसेंसिंग होते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको केमिकल स्टोरेज करना है वहां पे, तो उसके अलग से लाइसेंस होते हैं। या तो आप खुद ले लो, या जिस जिस किसी कंपनी का सामान वहां पे रख रहे हो, उनको इंसिस्ट करो कि इस इन लाइसेंस के बिना हम यहाँ पे आपको स्टोरेज करने नहीं देंगे। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि क्या लाइसेंस चाहिए? isn't it? तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, किसी की सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इज, आपको सभी को पता है कि पिछले 3 सालों में जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए, अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए टू प्रमोट दिस, नॉट एग्जैक्टली द लॉजिस्टिक्स फंक्शन, बट ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे हम अच्छी स्तर पे लेके जाए। और इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट घटक वो है कि लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, जो कि वेयर हाउसिंग में आता है, और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीम्स है। अब ये स्कीम्स हिडन है क्या? बिल्कुल नहीं। अब सही वेबसाइट पे चले जाओ, वहां से इंफॉर्मेशन ले लो, आपको सारे स्कीम्स के बारे में पता चलेगा। बट इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे जो लिखा होता है, उसको हम इंटरप्रेट सही से नहीं कर पाते, और उसी वजह से हम गलत गलत तरीके से उसको अप्रोच करते हैं। और फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये स्कीम चलती नहीं, ये पैसा मिलता नहीं, ये बेनिफिट्स मिलते नहीं, ऑल दोस थिंग्स। तो उसके लिए क्या करना है? फिर से वही आंसर आंसर क्या है कि यू हैव टू होल्ड हैंड ऑफ द राइट पर्सन, जो आपको बताएगा, isn't it? तो ये वेयर हाउस बिजनेस करने के लिए 4 स्टेप्स है। पहला है मार्केट रिसर्च, दूसरा है लोकेशन सिलेक्शन, लाइसेंसिंग, और चौथा, इट्स नॉट अ स्टेप बट इट इज एन एडिशनल थिंग जो आपको पता होना जरूरी है। ओके, अब चलते हैं कि वेयरहाउस तो सबको पता है, बट बहुत बहुत कम लोगों को पता है। मतलब जितने लोग वेयरहाउस में काम कर रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता कि उनका वेयरहाउस का ग्रेड कौन सा है, ABCD, क्योंकि किसी ने उनको सिखाया नहीं था। मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, और 20 साल 15 साल वेयरहाउस मैनेजर, वेयरहाउस हेड करके काम करते हैं। 100 में से एक बंदा ही बता पाता है ABC ग्रेड क्या होता है, क्योंकि उनको कभी किसी ने सिखाया नहीं।
और जिसको पता होता है देन ही नोज कि इस वेयर हाउस में किस चीज की जरूरत, या तो मेरा बिजनेस क्या है और मुझे इनमें से कौन से कैटेगरी ऑफ वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी। सोचो अगर आप वेयर हाउस का बिजनेस शुरू करते हो विथ दिस नॉलेज और आप कस्टमर के पास जाते हो, सर आप बताओ कौन से ग्रेड का वेयर हाउस चाहिए, बहुत बार कस्टमर को ही नहीं पता होता है, बट द मोमेंट आप बोलोगे कि ए बी सी टाइप के वेयर हाउस होते हैं और दूसरा बंदा जाता है जिसने ये जिक्र नहीं किया, तो आपको ज्यादा वेटेज मिलेगा, यस और नो? क्योंकि आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। क्यों? सॉरी, क्योंकि आपने कहीं से नॉलेज लिया, उसको इंप्लीमेंट किया, लोगों तक उसको पहुंचाया, इजंट इट? सो पहले तो वेयर हाउस के ग्रेड होते हैं एबीसी, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, बट जस्ट अ पॉइंटर रहेगा कि इस टाइप के वेयर हाउस होते हैं। फिर वेयर हाउस के अंदर क्या क्या होता है, इजंट इट? डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टाइप का मटेरियल वहां पे स्टोर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एफएमसीजी टाइप ऑफ वेयर हाउस है, जैसे अमेजोन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, तो वहां पे तो आपको बहुत सारे रैकिंग सिस्टम्स लगेगी, बहुत सारे कन्वेयर रोलर लगेंगे, क्योंकि अमेजोन का रिक्वायरमेंट क्या है, टर्न अराउंड टाइम, टैट जिसको बोलते हैं, कि फास्ट टर्न अराउंड होना चाहिए। मेरा गाड़ी जो आता है वो 10 मिनट के अंदर खाली होना चाहिए, फिर 10 मिनट के अंदर वो सारा लोकेशन पे जाना चाहिए, ऑर्डर आने के बाद आधे घंटे के अंदर मेरा ऑर्डर डिस्पैच होना चाहिए। उनका रिक्वायरमेंट अलग है, isn't it? तो रिक्वायरमेंट अगर ऐसा है तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे करना पड़ेगा। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना हो गया कि मेरे पास 1 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है, मुझे पता नहीं मैं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करूं। मेरा वेयर हाउस है इंजीनियरिंग बेल्ट में, एग्जाम्पल समझ लो ध्यान से इसको, मेरा वेयर हाउस है एक इंजीनियरिंग बेल्ट में, इंजीनियरिंग बेल्ट यानी वहां पे सारी इंजीनियरिंग कंपनियां है, ओके? अभी चांसेस क्या है, अगर वहां पे सारी इंजीनियरिंग कंपनी है तो उन्हीं में से मुझे क्लाइंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और वो जितनी भी कंपनी है उनका जो मटेरियल का टाइप है वो बड़े मटेरियल है और हेवी मटेरियल है। तो उस केस में अगर मैं शुरू से ही वेयर हाउस बनाते वक्त अगर ईओटी क्रेन लगा दूं और फिर मैं कस्टमर को जाके मिलूं कि मेरा वेयर हाउस है 1 लाख स्क्वायर फीट का, उसमें 15 टन 20 टन जो भी है उसकी क्रेन लगी पड़ी है, आपको बिजनेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो फैसिलिटीज जो होती है वेयर हाउस में वो क्या क्या होनी चाहिए, इसका इसका नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉन निगोशिएबल है वो है सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। आज की डेट में अगर आप वेयर हाउस में बिजनेस करना चाहते हो तो इस फैक्टर को कभी इग्नोर नहीं करना कि सेफ्टी और एनवायरनमेंट के बिना, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बिना वेयर हाउस शुरू ही नहीं करना है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप ग्रीन एनर्जी, ग्रीन वेयर हाउस के ऊपर अगर आप काम करते हो, जैसे कि आजकल बहुत सारे वेयर हाउस क्या करते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं रूफ के ऊपर, तो इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है, आपका टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाता है नीचे। वेयर हाउस में नॉर्मली बहुत गर्मी होती है, वो टिन के शेड्स होते हैं इसलिए, बट अगर आप सोलर पैनल लगाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगी, प्लस आपको कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होगा, पंखे नहीं लगेंगे, एसी नहीं लगेंगे, isn't it? सो इस तरीके से आपको फैसिलिटीज के बारे में सोचना है, ओके? अब ये सब समझने के बाद अल्टीमेटली जो कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन मैन का क्वेश्चन है, कितना देती है? कितने लोगों के दिमाग में आता है ये, कितना देती है, isn't it? ये सब तो ठीक है सर, बट अल्टीमेटली ये सवाल आता है, एंड दैट कितना देती है का बिजनेस लैंग्वेज क्या है, आरओआई। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने अगर कुछ इन्वेस्ट किया तो उसमें उस पर मुझे रिटर्न्स कहाँ पे मिलेगा। मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करता हूँ, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के साथ काम करता हूँ, छोटे छोटे फैक्ट्रीज है उनके साथ काम करता हूँ। 99% ऑफ देम, ध्यान से सुनना इस बात को, 99% ऑफ देम कीप ऑन क्राइंग, सर पैसा नहीं मिलता है, मार्जिन बहुत कम है, कंपटीशन बहुत टफ है, इजंट इट? क्योंकि इन लोगों ने, ये जितने भी 99% की बात करो, ये सारे बिजनेस प्रोसेस से जाते नहीं। कुछ कुछ लोगों का चलते आ रहा है बिजनेस, पापा का था, उनके पापा का था, करते करते आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर लिया, बट साइंटिफिक वे ऑफ बिजनेस कोई करता नहीं, और इसीलिए फिर वो रोते बैठे। साइंटिफिकली अगर आप जाओगे तो आपको बिजनेस सही मिलेगा, isn't it? So ROI is very important. Let us understand how that ROI comes. Okay? तो उसमें फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, isn't it? जैसे अगर किसी आपका जो कॉस्टिंग कॉस्टिंग का जो मेथड है वो क्या है, आपको चुनना कौन सा है, मतलब अगर आपको बिजनेस लेना है तो उसमें से कौन सा बिजनेस चूज करना है, उसके ऊपर आपका आरओआई डिपेंड करता है। और मेरा सजेशन सबको ये होता है कि हाई इन डिमांड लेस इन सप्लाई, ऐसा वाला प्रोडक्ट हमेशा सिलेक्ट करना है, ओके? मतलब जहाँ पे, जैसे अभी लाइव एग्जांपल है, ये मेरा नहीं है सबका है। लाइव एग्जांपल क्या है, कुंभ मेला हो रहा है, isn't it? वहाँ पे वो एक स्नान था किसी अमावस्या के दिन, उस दिन मुंबई से प्रयागराज
का जो फ्लाइट का टिकट था वो ऑलमोस्ट 90,000 प्लस था। नॉर्मल दिनों में वो 5,000 6,000 से ऊपर नहीं जाता है, बट उस दिन कितना गया था, 90,000 रुपीज फ्लाइट का टिकट गया था। ये क्या हो गया, हॉट हाई इन डिमांड स्कैरसिटी ऑफ सीट्स, मतलब डिमांड ज्यादा है, सीट्स कम है, तो 90,000 देके भी लोग ट्रैवल करने, उसके बावजूद भी वो सारी की सारी फ्लाइट फुल्ली बुक थी, मतलब कोई भी एक फ्लाइट ऐसा नहीं था कि जिसमें सीट एक भी खाली हो, isn't it? सो कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका डिफाइन करता है कि आपको आरओआई किस तरीके से मिलेगा। फंडिंग सोर्सेस, ये एक बहुत अहम अहम पार्ट है। आज की डेट में अगर आप सही तरीके से फंड्स लेते हो गवर्नमेंट के स्कीम्स के थ्रू, या अगर आप प्राइवेट बैंकिंग से भी लेते हो और उनके टर्म्स और कंडीशंस, आपका बिजनेस का जो टर्न ओवर है, जैसे आपका कस्टमर के साथ जो भी टर्म्स रहेगा, 45 डेज का आपका क्रेडिट पीरियड है, उतना ही कैसे इस्तेमाल करें, isn't it? जो मेरा सीए पार्टनर, सीए की जो हमारी टीम है, वो तो हमेशा हमको बताते हैं कि इवन इफ यू गेट अ बेनिफिट ऑफ 1 डे टिकट, एक दिन का भी आपको क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है तो वो ले लो, isn't it? तो वो उससे क्या होता है, आपका इनडायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ जाता है, और ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोगों को समझ में आता है। आप निगोशिएट करते हो, कैसे करोगे, फंड्स जिससे आप फंड्स लेते हो उसके साथ कैसे निगोशिएट करोगे, वो सारा का सारा निगोशिएशन इट शुड बी लिंक्ड विथ योर टारगेट आरओआई। अगर मैं सबको पूछूं कि आप कितना परसेंट मुनाफा कमाना चाहते हो, ड्रीम वाला परसेंटेज बताओ, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे 25%, 30%, 50%, 40%। ग्राउंड रियलिटी में ग्राउंड रियलिटी को अगर पूछो तो लोग बोलते 10% भी मिला तो बहुत है, isn't it? Why? Because they are not going through this process. ROI का जो प्रोसेस है उससे वो जाते नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि उसको ROI को कैसे करना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में, यू गेट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको कैसे ढूंढे। बहुत सारे लोग पैसा लेके बैठे हैं, isn't it? उनको कुछ करना नहीं, उनको कहीं पे चलते घोड़े पे, मतलब दौड़ने वाले घोड़े पे पैसा लगाना है और उससे उनको इनकम लेना है, दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, isn't it? वहां से आपको आरओआई मिलने के चांसेस ज्यादा होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बिजनेस इज योर कैश फ्लो मैनेजमेंट। आपका आने वाला पैसा और आपका जाने वाला पैसा, यू हैव टू मैनेज इट इन इफेक्टिव वे। एंड आई ऑलवेज गिव अ सजेशन, अपना दिमाग मत लगाओ। अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो, यू बेटर हायर अ गुड पर्सन। 50 की जगह 60,000 सैलरी दो, 1 लाख सैलरी दो, बट एक ऐसा बंदा रखो जो आपको गाइड करेगा, मेंटर करेगा कि ये कैश फ्लो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं जितने भी बिजनेस जो करते आ रहे हैं ना, छोटे छोटे बिजनेस, उनको अगर ये सलाह देता हूँ ना, अरे सर हमको पता है कैसे मैनेज करना है, उसका छोड़ दो चिंता, हम कर लेते हैं, isn't it? बट एक दिन वो आता है कि उनको पता चलता है कि कहीं तो कहीं ना कहीं हमारा कैश मैनेजमेंट ब्रेक हुआ। ब्रेक इवन एनालिसिस जो लास्ट पॉइंट है इसमें, ये एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। तो ब्रेक इवन यानी आज अपने बिजनेस शुरू किया, मान के चलो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, और आपको पता होना चाहिए कि मेरा 10 लाख रुपया प्रॉफिट कब मेरा रिकवर होगा। 10 लाख रुपया जो इन्वेस्ट किया तो मेरा प्रॉफिट के जरिए मेरा वो कब रिकवर होगा, 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा, 1.5 साल में होगा। तो नंबर आपको पता होना चाहिए, डेट आपको पता होनी चाहिए, और वो मॉनिटरिंग होना चाहिए। और वो कब मॉनिटरिंग होगा, कैसे मॉनिटरिंग होगा, ये अगर आप टूल यूज करते हैं, इसको हम टूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आरओआई, जिसको पता है आरओआई कैसे करना है, उसको कम डर होता है, कम रिस्क होती है उसके बिजनेस में फेलियर होने का। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ओके, यहां तक क्लियर है सबको, ऑल फाइन। थोड़ा सा आपको ब्रॉडर ओवरव्यू दे रहा हूँ बिजनेस, वेयरहाउस बिजनेस के बारे में। ओके, अभी थोड़ा सा टेक्निकल हमने देख लिया कि वेयरहाउस में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, उसके बाद उसका आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेयरहाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होना चाहिए, isn't it? अभी थोड़ा समझ लेते हैं कि वेयरहाउस ऑपरेशंस में क्या क्या होता है, isn't it? मतलब जैसे हम 3PL की बात कर रहे हैं, तो 3PL में अगर आपको काम करना है या कोई सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है, तो आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहला और मेरा पसंदीदा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री को मैं एक 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। इन्वेंट्री मतलब आपके वेयरहाउस में स्टॉक कितना पड़ा है। बड़ी बड़ी जो कंपनी है, देयर आर लॉट ऑफ गुड बिग कंपनीज जिनके पास बहुत पैसा पड़ा है, ओके, और वो इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका अगर 100 करोड़ का इन्वेंट्री है, उसमें से फिनिश गुड से 80 करोड़ का है, और 20 करोड़ का उनका आफ्टर मार्केट जो भी अदर मटेरियल है, तो उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग इसको इग्नोर करते हैं।
बट अगर आप वेयरहाउस बिजनेस में आते हो तो आप ये यूएसपी करके लोगों के सामने जा सकते हो। देखो सर, आपका 100 करोड़ का इन्वेंट्री, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप 50 करोड़ की इन्वेंट्री में मैनेज कर सकते हो। और 50 करोड़ का आप क्या करोगे, 50 करोड़ अगर आपका इन्वेंट्री कम हो गया तो उसका कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा वो उनको दिखा दो। मोटा मोटी कैलकुलेट करो, बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से 12% 13% जो भी है, 50 करोड़ रुपए अगर एक साल आपका ब्लॉक रहा 10% के हिसाब से, तो कितना पैसा आपका ब्लॉक हो रहा है, 5 करोड़ रुपए हो रहा है। अगर आपने वो रिड्यूस कर लिया तो साल का ऐसे ही 5 करोड़ आपने सेविंग दिखा दी, विथ ओनली वन टूल कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है। फिर आज की डेट में सबको पता है कि वेयर हाउस स्पेस या कोई भी स्पेस रियल इस्टेट में अगर आप जाओगे तो हर एक स्क्वायर फीट का इंपॉर्टेंट है। और लेने को तो लोग वेयर हाउस ले लेते हैं, बट पुअर डिजाइन की वजह से, डिजाइन उसका लेआउट सही नहीं होने की वजह से उनका ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। ज्यादा स्पेस में कम सामान रखते हैं। हमको क्या करना है, सोल्यूशन लेके जाना है, ऑप्टिमाइज लेआउट की कम स्पेस में ज्यादा मटेरियल कैसे ले सकते हो। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है मुंबई में, उसमें स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट 1 वीक बैक। वहां उनके वेयर हाउस में पैर रखते ही मुझे 20% स्पेस सेविंग दिखाई दिया। कितना, 20% विद इन 5 मिनट्स। मैंने कुछ स्टडी भी नहीं किया था, इतना बुरा उसका लेआउट है, तुरंत पता चलता है। अगर पूरा लेआउट खराब है तो उनका, अभी उनको ये जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उनके पास जो 3PL काम करता है वो हमेशा, मेरा क्लाइंट है, वो हमेशा कंप्लेंट करता है, सर वो उधर जगह ही नहीं होती है, उनका बहुत इन्वेंट्री है, जगह नहीं होती। मतलब एक बार मैं आके देख लूँ क्या क्या है। और उसको मैंने पिछले हफ्ते में 2-3 ऐसे इमीडिएट सॉल्यूशंस दे दिए, तो उसका अभी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इमीडिएटली। और उसको मैंने ये भी बताया कि आने वाले 2 हफ्ते में आई विल गिव यू अ फैंटास्टिक सॉल्यूशन। शायद थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रैकिंग सिस्टम में वगैरह, बट माई गट फीलिंग से 30-40% आपको स्पेस रिलीज हो जाएगी। सोच लो, 30% भी अगर मैं उनको स्पेस क्रिएट करके देता हूँ, आज की डेट में वहां पे 30 रुपया पर स्क्वायर फीट का रेट है, 30 रुपया पर स्क्वायर फीट। और उनका करीबन 60,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है, isn't it? तो 60,000 स्क्वायर फीट का 30% अगर आप निकालते हो तो करीबन 18,000 स्क्वायर फीट। अभी आप कैलकुलेशन करो कितना सेविंग होने वाला है। कौन सा टूल है, ऑप्टिमाइजिंग द वेयर हाउस लेआउट एंड डिजाइन। गेटिंग मी, एवरीबडी विथ मी, थोड़ा सा नंबर्स समझ में आ रहा है। ओके, देन नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो गया। आप मिल्क रन कर सकते हो, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में आप शिपमेंट कर सकते हो। जैसे अभी आज की डेट में ये जितने भी फास्ट डिलीवरी वाले लोग हैं ना, वो सारा लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। जैसे जेप्टो हो गया, फिर ग्रोसरी वाला और कौन सा है, ब्लिंकिट हो गया, isn't it? फिर वो शाहरुख खान वाला ऐड है ना, कौन सा, बिग बास्केट हो गया। ये सारे जितने भी ई कॉमर्स की कंपनी है ना, वहां पे दे आर ग्रोइंग इनटू लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उनका पूरा गेम टाइमिंग का है। जेप्टो बोलता है 10 मिनट्स डिलीवरी, कौन से बेसिस पे, ओनली बेस्ड ऑन द लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे आप मैनेज करते हो, isn't it? फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। आप हम में से हमेशा लोग सुनते रहते हैं, यहाँ पे आग लग गई, वहां पे वो एक्सीडेंट हो गया। एंड ऑल दिस इज नॉट बिकॉज पीपल आर नॉट वर्किंग इन द राइट वे, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ जो वेयर हाउस का डिजाइन है, जहाँ पे वो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। केमिकल वेयर हाउस है, केमिकल वेयर हाउस से रिलेटेड जो भी लाइसेंस है, जो भी प्रिकॉशन है, अगर नहीं लिए तो वहाँ पे रिस्क ज्यादा होती है, सेफ्टी और हजार्ड ज्यादा होता है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबको पता है टेक्नोलॉजी के बिना हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, isn't it? And one of the best or the trending technology in warehouse is automation and robotics. Robotics यानी इंस्टेड ऑफ पीपल मशीन्स वर्क, क्योंकि आज की डेट में खास करके सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में मैन पावर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। वेयर हाउस में अगर आपको लोग चाहिए तो बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और जहां जहां पे आप ऑटोमेशन करोगे तो क्या होगा, आपका कस्टमर भी आपके पास इजीली आ जाएगा कि ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सप्लायर दिखता है, इनके पास से हम ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप खुद उसमें इन्वेस्ट करो, यू कैन सजेस्ट द कस्टमर, हम लोग करते हैं ऐसा, isn't it? कि एक कस्टमर को मैंने बोल दिया कि आप क्या करो कि आपके इनवर्ड डॉक पे कन्वेयर बेल्ट लगा दो, ठीक है, तो यहाँ से आपके करीबन 6 लोग, 2 शिफ्ट के मिला के 6 लोग आपको नहीं रखने पड़ेंगे, उतने 6 लोग कम हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं थी, जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो 6 लोगों की सैलरी से मतलब कम हो गई, तो उतना इन्वेस्टमेंट का आरओआई दिखा दिया तो हो गया उसको, isn't it? तो ये जितना भी ऑटोमेशन रोबोटिक्स है उसका भी आपको आरओआई दिखाना पड़ेगा। बट इन नट शेल आपको ऑपरेशंस में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है।
क्या लगता है आपको कि ये अपॉर्चुनिटी के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लग रहे, या पहले ऐसे लग रहा था कि ज्यादा है या कम है, isn't it? So जितना आप डीप में जाओगे, ये मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि दिस आई एम टॉकिंग वेरी सुपरफिशियल, इतना हम डीप में नहीं गए, बट सुपरफिशियल जाने के बाद भी हमको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती है, और जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड का वो अपॉर्चुनिटी पिक कर सकता है। ओके, अभी कोई भी बिजनेस अगर ग्रो करना है तो आपको उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा, isn't it? अलग अलग शहरों से लोग हैं, आपके शहर में कोई ऐसा गोल्ड ब्रांड का शॉप है क्या? जैसे पूना में देयर इज पीएन गाडगिल करके है, लॉट ऑफ ब्रांड्स आर देयर, देन देयर इज रांका ज्वेलर्स करके, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स है, वैसे आपके शहर में है क्या? दिस टाइप यस और नो। गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, उसके ब्रांड की शॉप है आपके यहाँ पे? हर सिटी में है। अभी गोल्ड जैसी चीज को कोई मार्केटिंग करता है क्या? बट अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो सोना भी नहीं बिकता है, यस और नो? अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो सोना भी नहीं बिकता है। अगर दो शॉप से एक का अच्छा मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, और दूसरे का ब्रांडिंग नहीं है, दोनों भी सोना बेच रहे हैं, और जिसका ब्रांडिंग नहीं वो तो क्लेम करता है कि मेरे पास तो एकदम प्योर गोल्ड होता है, फिर भी लोग कहाँ पे जाएंगे? जिसका ब्रांडिंग है, जिसका मार्केटिंग है। तो बिना मार्केटिंग के आपका बिजनेस नहीं होने वाला है, तो उसका मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्ट्रेटेजी के कोई सेल्स नहीं करना है, ऐसे नहीं होता है। पहले तो समझ लो कि मेरे 100 लोगों से 1000 लोग मेरे व्हाट्सअप में 4 व्हाट्सअप ग्रुप में करीबन 2000 लोग हैं, वहां पे एक मैसेज डाल दिया तो इतना कस्टमर मिला, ऐसे नहीं होता। ओके, सो सेल्स एंड मार्केटिंग एक साइंस है, उसको आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो उसमें करना क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको कुछ बेचना नहीं है, हमेशा याद रखना। मैं जब भी सेल्स के ट्रेनिंग लेता हूँ तो मेरा सबसे पहला सेंटेंस होता है, यू शुड नॉट डू अ सेल्स, यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आपको अगर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो सेल्स अपने आप हो जाता है, isn't it? उबर, ओला, ये है क्या? ये सेल्स नहीं करते, ये क्या करते? लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते। क्या उनको लोगों को बताना पड़ता है आप हमारे पास आओ? क्या उबर लोगों को बुलाता है, उबर आओ आओ हम टैक्सी में बैठो? ये कौन करता है? जो चौराहे पे खड़े होते हैं ना ऑटो टैक्सी वाले, 20 लोग खड़े रहेंगे और सब लोग बुलाएंगे मेरी गाड़ी में बैठो, मेरी गाड़ी। उबर को करना पड़ता है? नहीं, लोग उनको बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया। क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? पहला तो लोगों का प्रॉब्लम था कि जैसे मुंबई जैसे सिटी में क्या होता है, आपको ऑटो अगर चाहिए ना तो कम से कम 5-6 ऑटो वालों को पूछना पड़ता है, जिसकी मर्जी वो लेके जाएगा। दूसरी चीज है कि वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है, ऑटो है लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा, तो मिलते नहीं है। तीसरी चीज है कि वो घुमाएगा आपको, अगर आप नए हो सिटी में, 4 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर घुमाएगा। सो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स को उबर ने सॉल्व कर दिया। अभी लोगों को पता है कि मुझे मैप पे दिखेगा कहाँ पे जा रहा है, मुझे पहले ही पता चलता है कि कितना पैसा देना है, मुझे उसको कन्विंस नहीं करना है कि भाई मुझे अंधेरी जाना है लेके चलो, isn't it? तो ये सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए। क्या उनको सेल्स करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, isn't it? सो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग, टारगेट मार्केट एंड कस्टमर सेगमेंटेशन होना चाहिए। अभी उबर बहुत सारे शहर में है भी नहीं, ओला हर शहर में नहीं है, क्योंकि वो उनका टारगेट कस्टमर वहां पे नहीं है। सो जरूरी नहीं कि आप सभी जगह पे जाओ, isn't it? फिर आपको प्रोस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हर हर कोई मार्केट में जो है वो आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसको, मेरे प्रोस्पेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, और उसका एक प्रोसीजर होता है। वो ऐसे नहीं कि आप देख के या गूगल करके वो करेंगे, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्ट। क्योंकि अगर आपने प्रोस्पेक्ट सही आइडेंटिफाई किया तो आपको सेल्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बार प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद आपको हर प्रोस्पेक्ट को उसके जरूरत के हिसाब से एक प्रपोजिशन देना होता है, और ये भी एक कला है ना? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग, खास करके जिनका वेयरहाउस का बिजनेस है, जो लीज पे देना चाहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं? सर ये 25 रुपया स्क्वायर फीट का आपको 24.5 में दे दूंगा, बस इतना ही बोलते हैं। इसको वैल्यू प्रपोजिशन नहीं बोलते, isn't it? अगर मुझे वेयरहाउस स्पेस लीज पे देना है तो सर हमारा ना पूरा सेफ्टी कंप्लायंस वेयरहाउस है, फायर वाटर स्प्रिंकलर्स लगे, फायर है, isn't it? इंटरनेट कनेक्टिविटी है, isn't it? लेडीज जेंट्स सेपरेट वॉशरूम है, ट्रक पार्किंग के लिए 10 ट्रक पार्क कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हो? वैल्यू एडिशन दे रहे हो। फिर सामने वाला अपने आप पूछेगा कितना रेट है, फिर आपको 25 का 24 रुपया करने की जरूरत नहीं, आप 25 का 26 बोल सकते हो उसको।
राइट और रॉन्ग, है ना? किस वजह से हुआ ये? वैल्यू प्रोपोजिशन। जैसे आप वैल्यू 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 बताना शुरू करते हो तो लोगों का उनका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, आपको उनको बेचने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये मार्केटिंग एंड सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्स स्ट्रेटेजी। हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बिजनेस का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, isn't it? और आपको अपने बिजनेस प्रोडक्ट, आपके वैल्यू प्रोपोजिशन, आपको क्या बेचना है, कौन से कस्टमर को बेचना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये सब अगर आप करोगे, क्यों करना है ना सवाल आता है ना कि ये क्यों करना है। अगर ये सब आप करोगे तो आप जिस बिजनेस में आप एंट्री करोगे वहां पे आपके सक्सेस के चांसेस बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं 100% ये नहीं बोलता कि 100% सक्सेस होगी, कुछ तो एक फैक्टर रखना पड़ेगा, बट माय एक्सपीरियंसेस अगर ये फॉलो हो गया तो फेलियर के चांसेस जीरो हो जाते, ये तो गारंटी के साथ हो जाता है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट, चलो मैंने वेयर हाउस बना लिया, 5-10 लोगों को बताऊंगा, अरे 4 महीने तो ऐसे निकल गए, लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, कोई खरीद नहीं रहा है, कोई रेंट नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं किया, आपने स्ट्रैटेजी सही से डिफाइन नहीं की। स्ट्रैटेजी डिफाइन करने के बाद क्या होता है कि कस्टमर पहले आता है प्रोडक्ट आपका बनने से पहले। जैसे अगर आप दो एग्जांपल लेते हैं, अगर पता नहीं आपके शहर में नाद ब्रह्म इडली है कि नहीं, ओके, अगर है तो मैं उनका मॉडल बताता हूँ। तो इनका जो फ्रेंचाइज है, इडली इडली सेंटर है वो, तो इनका जो फ्रेंचाइज है उनका एक पंच लाइन है, 10 रुपए में एक तो इडली बेचते हैं, इडली सांभर चटनी। ओके। दूसरा वो क्या करता है, जब भी कभी वो फ्रेंचाइजी लॉन्च करते हैं, वो लॉन्च करने से 1 महीना पहले उनका मार्केटिंग चालू हो जाता है कि 10 रुपए में इडली, 10 रुपए में इडली, फिर आपके लोकेशन का नाम बताएंगे, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, नासिक में सीबीएस के पास में आ रहा है, सीबीएस नासिक में आ रहा है, इजंट इट? तो वो मार्केटिंग चालू हो गया उनका, इजंट इट? तो इससे क्या होगा, आने से पहले लोग तैयार है खरीदने के लिए, यस और नो? दूसरा एक ब्रांड है, ब्रांड ही नहीं है, उसने ना ब्रांडिंग किया, ना सेल्स किया, ना मार्केटिंग किया, उसने खाली दुकान शुरू कर दिया और ऐसे बैठा है, लोग आएंगे, अरे कैसे आएंगे, आपके पास ना मार्केटिंग प्लान है, ना सेल्स प्लान है। किसी ने गलती से देख लिया, खा लिया, अच्छा लगा तो रिपीट करेगा, तब तक उसको 1 साल निकल जाएगा आपका बिजनेस ग्रो होने में। और पहले वाले केस में ऑलरेडी दुकान फुल हो गई है। फर्क समझ में आ रहा है सबको? सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स इन एनी बिजनेस, एंड वेयर हाउस बिजनेस उसको एक्सेप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया आज की डेट में, अगर आपका लेट से कि आपका पहले महीने का, पहले साल का टर्नओवर है 5 करोड़ रुपया, और आप चाहोगे कि ये 5 करोड़ ही रहे आने वाले 10 सालों तक? बिल्कुल नहीं। हर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, बट वो बिजनेस ऐसे ही नहीं बढ़ता है। उसके लिए आपको एक्सपांशन प्लान, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेंगी। बिजनेस का जो पोटेंशियल है वो समझना पड़ेगा कि मेरा ये बिजनेस है, मैं अगर चाहूं तो इसको 100 करोड़ तो लेके जा सकता हूँ। आज मैं 5 करोड़ हूं, पर इसमें 100 करोड़ का आज की डेट में पोटेंशियल है। 5 साल के बाद शायद ये, अगर हम 30% ग्रोथ करते हैं तो ये 100 का 50 500 करोड़ का भी पोटेंशियल हो सकता है, और उसमें से मुझे 10% लेना है, 20% लेना है, 30% लेना है। ये आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। मार्केट शेयर कितना चाहिए मुझे, isn't it? अगर मैंने ऑटोमोबाइल में काम किया तो हम उसी पे काम करते हैं, isn't it? कि टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर 20% है, मारुति का 30% है, इनका 10%, वो सारा मार्केट शेयर का गेम है। मार्केट तो फुल अवेलेबल है, यू हैव टू डिसाइड योर ग्रोथ प्लान, यू हैव टू डिसाइड योर ग्रोथ पोटेंशियल। और ये तभी कर पाओगे जब आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी पता होगे, isn't it? अब जब भी कोई हम बिजनेस शुरू करेंगे या कोई भी काम करते हैं, तो सबसे पहले जो एक फैक्टर होता है कि रिस्क असेसमेंट करना, बहुत क्या गलत हो सकता है ये भी देखना बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, isn't it? तो फ्लाइट में क्या करते हैं, हमको वो सूचना देते हैं, अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो आपके आपको क्या क्या करना है। तो क्या किया उन्होंने, सेफ गार्ड किया कि कुछ हो गया तो कम से कम ये चीजें करो तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा है। ओके, एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्टार्टअप्स। जैसे वेयरहाउस बिजनेस में जो स्टार्टअप्स है उनका ग्रोथ कैसे हुआ है, एंड आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल जहाँ पे मैंने खुद उनके साथ काम किया। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसे हजारों होंगे, मैंने कुछ एक 5-10 लोगों के साथ लाइव काम किया है जो वेयरहाउस के स्टार्टअप्स है, isn't it? और मैं प्राउडली कहता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज ऑफ दैट ओनर जिन्होंने भी किया है, उनका एक पैशन, जो भी स्ट्रेटेजीज उन्होंने बनाया, जो भी ट्रेनिंग लिया, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सारा चीज इंप्लीमेंट कर लिया, एंड देन दे आर हैविंग अ प्रॉफिट फ्रॉम डे वन। डे वन का मतलब डे वन नहीं, बट जो लोग, कुछ लोग 1 साल 2 साल 3 साल
रुकते हैं प्रॉफिट या आरओआई आने के लिए, उनको वो जल्दी आना शुरू हो गया, क्योंकि सही स्ट्रेटेजी, सही मार्केटिंग उन्होंने इंप्लीमेंट किया। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, 10,000 स्क्वायर फीट से शुरू किया, 1.5 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस है, और अभी उसका ड्रीम तो और बहुत बड़ा है, isn't it? मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट उसका ड्रीम और भी बहुत बड़ा है। ओके, सो दिस आर द अपॉर्चुनिटीज। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जितना मुझे बताना था वेयर हाउस बिजनेस के बारे में मैंने आपको शेयर कर दिया।